के दमिश्क में वाक़ जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसमें भी लूट मार का सिलसिला जारी है। कल जब ये सिचुएशन आगे बढ़ी थी, एक और मेजर डेवलपमेंट ये है कि जो बफर जोन इज़राइल और सीरिया के बीच में कायम किया गया था, कई सालों में पहली दफ़ा वहाँ पे इजरायली टैंक नज़र आए। दुनिया से मिले जुले तासुरात आ रहे हैं। यकीनन मगरबी ममालिक पे इस पर बड़ी खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि अमरीका के हदफ पे ये बहुत अरसे से था कि बशर अल असद की जो रेन है, जो रजीम है, उसको ख़त्म करना है। इससे क्या फ़ायदे होंगे आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो माइनॉरिटीज़ वहाँ पे मौजूद है, क्योंकि ये रेबल फोर्सेस को देखा जा रहा है एक इस्लामी जिहादिस्ट माइंडसेट से। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इज़राइल हमेशा से ये बिलीव करता आया है कि हमास इज़ आइसिस, लेकिन आज ये बदलता हुआ एंगल कैसे, क्या उनको यकीनन अपना फ़ायदा इसमें नज़र आ रहा है। जैसे हमने कहा कि गोलान हाइट्स में मौजूद इजराइलियों के दिफा के लिए उन्होंने कहा कि ये टैंक आगे बढ़ेंगे। जो बफर जोन का एरिया था वो इजराइल क्लेम कर रहा है। दूसरी तरफ तुर्की से भी ये खबर आ रही है कि नॉर्थ में वाक़ई जो कुर्द मौजूद हैं सीरिया में, उनको भी एक तरह से पुश बैक मिल रहा है और तुर्की ने वहाँ पर चढ़ाई शुरू कर दी है। लोगों का ये भी कहना है कि जब इजराइल के जब असासे और उसकी फोर्सेस थकने लगी थी तो एक तरह से उस बफर टाइम को तुर्की ने फिल इन किया। नॉर्दर्न एरिया सीरिया में ऑलरेडी हम देखते हैं कि अमरीकी तनसीबात मौजूद हैं और एक तिहाई सीरिया उनके कब्ज़े में है, जिसमें हम ये भी देख सकते हैं कि उसका तेल वगैरह की जितनी तिजारत है वो अमरीका ही कंट्रोल करता है। व्हाट डज़ दिस मीन फॉर सीरिया? कई लोगों की लॉन्ग वेटेड ख्वाहिश तो ये हो सकती है कि जो डिक्टेटरशिप का निज़ाम बशर अल असद का था उसका इख्तिताम हो, लेकिन अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि देखा जाए कि वहाँ की माइनॉरिटीज़ और मुल्क के ख़ुद के मामलात क्या ये रेबल फोर्सेस संभाल पाएंगी या नहीं। फिर सबसे बढ़कर ये कि दुनिया क्या इनको फौरी तौर पे एक्सेप्ट करेगी। अमेरिका और मगरब का जो रुझान नज़र आ रहा है, दे आर सीइंग दिस एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर सीरिया कि वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सेटअप कर सके। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट जनाब नताई साहब। उनसे जानते हैं कि मशरिक़ वुस्ता में जहाँ हम देख रहे हैं कि लेबनान, फ़लस्तीन और अब सीरिया, सूरत हाल मज़ीद बिगड़ रही है, इज़राइल की जो बेबाकी है वो भी बढ़ती चली जा रही है। क्या कहेंगे नासिर साहब? NBC, गुड मॉर्निंग टू यू एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अज़ाइम क्या नज़र आ रहे हैं आपको इज़राइल के विद दिस डेवलपमेंट? देखिए, इज़राइल को तो दरख्त से गिरा हुआ सेब मिल गया अचानक ही, और अचानक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तमाम स्टेट डिपार्टमेंट, तमाम डिफेंस डिपार्टमेंट्स पूरी दुनिया के वो सरप्राइज़ हैं, बहुत ज़्यादा हैरतज़दा हैं, और उन्होंने इस हैरत का इजहार भी किया है, छुपाया किसी ने नहीं है। लेकिन असल में सिद्रा, ये एक बहुत पुराना केस है। बड़ी अगर केस फाइल निकालें आप, चलो 50 साल मैं नहीं कहता, शाह फारूक सैद का तख्ता उल्टा गया, हाफिजुल असद आए, फिर उनके साहबजादे आए। जुल्म की एक बड़ी तवील दास्तान है, खौफनाक जुल्म। तकरीबन 10 लाख आदमी मर चुके हैं इस पूरी जंग के दौरान। लेकिन जो स्प्रिंग ऑफ अरब आई थी, आप वहाँ से अगर शुरू करें तो ये 2011 से वाक़यात शुरू हुए हैं। 2011 से दाइश आई, इस्लामिक ग्रुप आया, अल नसर ग्रुप आया, ग्रुप ऑफ इस्लामिक फ्रंट आया, इस तरह ग्रुप आए, और आखिर में आकर कुछ दिनों पहले ये हयात तहरीर शाम बनी। ये एक छतरी अम्ब्रेला है मुख्तलिफ मिलिटेंट ग्रुप्स की। तो अब जो सवाल आप कर रही हैं इसराइल वाला, कि इसराइल ने तो अपने आप को कैश करवा लिया। वो माउंट हारून जो है, उस पर उसने चढ़ाई कर दी, उस पर कब्जा कर लिया, गुलान को ले लिया उसने, हाँ, बफर जोन को ले लिया उसने। और अमेरिका भी कहता रहा है, ट्रम्प भी कहते रहे कि वो उसका हिस्सा है। एनीवे, इसराइल की नज़र रहेगी उसके ऊपर। इसराइल उसको कहता है हम पनपने नहीं देंगे, अमेरिका कहता है हम देखेंगे क्या हो रहा है। रूस की पॉलिसी, अगर आपको याद हो 9/11 के बाद भी हमने ये टर्म सुना था। उस वक्त बुश जूनियर एक्सेस ऑफ ईविल का बड़ा जिक्र किया करते थे, और उसके बाद नेतन्याहू ने इसको एक दफ़ा फिर बड़ा पॉपुलर बनाया बाय कॉलिंग हमास, हिजबुल्लाह और बशर अल असद की जो सपोर्ट हासिल है और वहाँ से जो यानी एक यलगार होती है, इसको भी एक एक्सेस ऑफ ईविल करार दिया गया। अगर हम गुज़िश्ता कई माह को देखते हैं, 1 साल से तो फ़लस्तीन में जंग जारी है, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह की जिस तरह चुन चुन के उनके लीडर्स को एलिमिनेट किया गया है, और अब बशार अल असद की जो रजीम को ख़त्म किया गया है, क्या इज़राइल इस वक्त नाकाबिल तस्खीर अपने आप को तस्वुर कर रहा है? वो तो अपने आप को नाकाबिल तस्खीर तस्वुर करता ही है। और देखें, इसराइल जवाब फ़ौरन देता है किसी भी अटैक का। इसराइल फ़ौरन जवाब देता है प्रीएम्प्ट करने के लिए किसी भी वाक़े को। तो
तो उसके तो हाथ पाँव खुले हुए हैं। हाथ पाँव तो इस टाइम मुल्कों के बंधे हुए हैं, जो आस-पास के मुल्क हैं। वो 1 साल से जगबंदी की जी। बातचीत कर रहे हैं। उनको बस यही हुँ, फ़िक्र है कि ये बातचीत चलती रहे, बातचीत टूटे नहीं। तो जगबंदी नहीं हो पा रही है। 50 लाख आदमी 50,000 आदमी मर चुके हैं फ़लस्तीन के अंदर। हौसला किसी में नहीं है। हौसला सिर्फ़ इज़राइल में है। मैं बहुत फ्रैंकली बात हुँ। करना चाहता हूँ। हौसला इज़राइल में है, उसने विदिन आवर्स अपनी बटालियंस जो हैं वो दाखिल कर दी शाम के अंदर, शाम में। और वैसे भी जी, शाम जी, अगर आप देखें ज़रा तो शाम आपने जैसे बताया, शाम डिवाइडेड है इन 5 स्टेट्स। अमेरिका, बिल्कुल। रूस, तुर्की, ईरान और सऊदी असर। सऊदी असर कहूँगा मैं, प्रेज़ेंस तो वहाँ उनकी नहीं है। लेकिन वो डिवाइडेड है, फिर शिया सुन्नी का बड़ा मसला है। एक अक़लियत हुकूमत करती रही अक्सरियत के ऊपर जी। और लोगों को मारती-पीटती रही। लेकिन एक बिल्कुल ये दुरुस्त है कि बड़ी बुराई गई। आई एग्री कि एक टेरर गया, एक डिक्टेटरशिप गई, एक ख़ानदानी आमरियत गई। और लेकिन हासिल क्या आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आने वाला वक़्त क्या लेकर एनबीसी, आएगा? लेकिन सवाल ये है कि जब हम कहते हैं कि बड़ी बुराई गई, एक नफ़रत या जो एक लावा जो पक रहा था अवाम में, वो तो बड़ा वाज़े है। लेकिन अब जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, जैसे आपने ख़ुद कहा कि डिवाइड इतनी ज़्यादा है, ये रेबल फोर्सेस से एक बड़ा ख़तरा तो इस वक्त सबसे बढ़कर माइनॉरिटीज़ को है, क्योंकि सीरिया में आसिरियंस भी रहते हैं, अलावाइट्स भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, कुर्द भी हैं। उन सबको इस वक्त अपनी अपनी जान को लेकर काफ़ी मसाइल दरपेश हैं कि लूट मार, और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल पैलेस में जिस किस्म की लूटमार हो रही है, जो कि वतीरा है। कहीं पे भी दुनिया में अगर फॉल ऑफ सही। पावर होता है, चाहे वो बांग्लादेश हम देख लें, चाहे हम वो दमिश्क देख लें, सूरत हाल ऐसी ही होती है। अब जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, आपकी दानिश में, आपके एनालिसिस में, क्या सीरिया इसको सर्वाइव कर पाएगा या टुकड़े टुकड़े हो जाएगा? देखिए, मेरा तो अपना एक जो सवाल मेरे ज़हन में आते हैं और जवाब मुझे कहीं से नहीं मिला। जी। कई दोस्तों से बात हुई है मेरी मशरिक़ वस्ता में, वो भी ये सवाल कह रहे हैं, हम सवाल लिखेंगे अपने आर्टिकल्स में, इदारियों में। उनका मुँह ये है, जवाब उनके पास नहीं कि क्या ये हुकूमत फ़ॉर्म कर सकेंगे? क्या ये कुल यानी पूरी शाम में कंट्रोल कर सकेंगे? क्या ये पूरे शाम को गवर्न कर सकेंगे? क्या ये अमन व अमान कायम कर सकेंगे? जैसे कि आपने कहा, अगरचे मैं समझता ये हूँ कि उन्होंने बहुत फ़रासत से काम लिया है और ख़ुद हुकूमत नहीं सँभाली है। इन्होंने साबिक़ जो वज़ीर आज़म थे हाफ़िज़ुल असद के, उनसे जी, यकीनन इनके ताल्लुकात होंगे, जी, राब्ते होंगे, जभी तो सही। हुकूमत मिनटों में उड़ गई। हुकूमत मिनटों में उड़ गई, इनके हुँ, जर्नल से भी ताल्लुकात होंगे, जभी तो हुमस से शामी फ़ौज विथड्रॉ हुई है, रिट्रीट हुई है, जभी तो दमिश्क से शामी फ़ौज फॉल बैक हुई है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल। प्लान नहीं था, कोई ढांचा नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था इस बगावत का। मेरा ख़्याल है था जब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि कंटिन्यू ऐसा सब बुरी प्राइम पुष्पनाही आपको लगता है मग़रिब की तरफ से भी थी? एनबीसी, आप समझते हैं मग़रिब की तरफ से भी थी? क्योंकि मिनिस्टर। एक तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान भी इसका हिस्सा रहा है, जब हमने अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ टॉक्स का पूरा मरहला देखा। लेकिन वहाँ पे भी ऐसा लगता है ताश की पत्तों की तरह बिखर गए। 20 साल 25 साल से जिस फ़ौज को, जिन तनसीबात को, जिन इदारों को मुस्तहकम करने के लिए नेटो फोर्सेस वहाँ पे मौजूद थी, इट फेल टू द तालिबान। एक दफ़ा फिर हम उसी तरह का एक एक्शन रिप्ले देख रहे हैं सीरिया में, जहाँ पे पूरे मुल्क की फ़ौज, बशर अल असद की हैबत इनको रोक नहीं मेल्ट हो पाई गए, है। मेल्ट हो गए, मेल्ट गायब हो गए, लापता हो गए फौजी सब वहाँ जी, पर, बैक फुट पे चले गए। और उसकी वजह भी ये, फौज खुद मुतमईन नहीं थे, तनख्वाहें इनको नहीं मिल रही थी। इतनी बड़ी आमदनी वाला मुल्क, तेल की आमदनी, दीगर गैसेस की आमदनी, जी, सब कुछ। वेस्ट की जो आप बात कर रहे हैं, वेस्ट ने साई ऑफ रिलीफ लिया होगा मेरा ख्याल है। एक जो बाइडेन का बयान अगर पढ़ें आप और ट्रम्प का बयान अगर पढ़ें, उसमें बीच पे आपको नज़र आएगा कि एक साई ऑफ रिलीफ है कि बशार अल असद चला गया उनको। लेकिन उनको खदशात भी हैं कि आने वाला वक्त क्या करेगा। सिद्धा ये 13 साल 8 महीने 3 महीने और 8 दिन की तहरीक थी, जो कल आपके सामने रिजल्ट जी, आया है। लेकिन क्या रिजल्ट आ गया, मेरा सवाल ये है। मेरा ख्याल रिजल्ट नहीं आया। एब्सोल्युटली। रिजल्ट आएगा आई थिंक कि अभी एक पड़ाव पे पहुंचे और आने वाला वक्त ज़्यादा खतरनाक शायद साबित हो ज़्यादा सकता है। खतरनाक साबित होगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। बहुत बड़े जी, सवाल आ रहे हैं। देखें, मुझे समझ में नहीं आता कि ये कुर्दों को, ये अक़लियती इलाक़ों को, ये तुर्क इलाक़ों को, ये ईरानी ज़ेर असर इलाक़ों को, ये शुमाली
शाम में अमेरिकी प्रेजेंस को किस तरह यूनाइट कर पाएंगे, किस तरह एक मुल्क में शामिल कर पाएंगे, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा।